जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जी के पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 1 फरवरी 2023 में जो एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस लेके आया हूं। दोस्तों, थोड़ा सा लेट हो जाता हूं कोचिंग की वजह से। तो ये कौन से प्रश्न आज मुझे भेजे हैं, राजेश कुमार ने ये प्रश्न भेजे हैं, तो बात करते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देर के शुरू करते हैं इन प्रश्नों का डिस्कशन। दोस्तों, प्रश्न पूछा गया आपसे कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो एक क्वेश्चन सत्य शोधक समाज से ही आया था। तो या तो स्थापना पूछी गई थी या संस्थापक। तो 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई है। आप याद रखिएगा दोस्तों, ज्योतिबा फूले। इनकी किताब आ सकती है आपके एग्जाम में, गुलामगिरी। गुलामगिरी ये किसने लिखी है दोस्तों? गुलामगिरी जो किताब है वो लिखी है आपकी ज्योतिबा फूले ने, और ये मराठी भाषा में लिखी गई है। ज्योतिबा फूले की किताब मराठी भाषा में लिखी गई है, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, आपसे ब्रह्म समाज पूछा जा सकता है अब, तो ब्रह्म समाज रट लेना। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है दोस्तों? अगस्त 1828 में। अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये स्थापना की गई है ब्रह्म समाज की, ये भी आप याद रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ब्रह्म समाज कब बना था? 1828 में। क्लियर दोस्तों, एक चीज़ आप और याद रखिएगा, वो है आपका आत्मीय सभा। ये क्वेश्चन भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इसको पूछ सकती है टीसीएस। तो आत्मीय सभा ये भी ब्रह्म समाज की एक शाखा है, मतलब ब्रह्म समाज पहले जो था वो आत्मीय सभा था। आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। तो दोस्तों, ये भी आप याद रखना, राजा राम मोहन राय के द्वारा ही आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी। क्लियर बात दोस्तों। और एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई है। दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई है दयानंद सरस्वती के द्वारा। 1875 में आर्य समाज बनाया गया था, किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो ये आप याद रखना, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर दोस्तों। चलिए, तो सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत के वर्तमान खेल मंत्री कौन है? दोस्तों, भारत के वर्तमान खेल मंत्री हैं आपके अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर, ये आप देख सकते हैं कि हमारे खेल मंत्री हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है, दोस्तों आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस जो होता है दोस्तों वो होता है आपका 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। दोस्तों, मैं आपको ना एक चीज़ बता देता हूँ, आपसे एक क्वेश्चन आ सकता है कि अदिति अशोक कौन सा खेल खेलती है। तो अदिति अशोक दोस्तों ये खेल खेलती है आपका गोल्फ। अदिति अशोक कौन सा खेल खेलती है? तो गोल्फ खेलती है, आप याद रखिएगा दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण है आपका। भारतीय खेल प्राधिकरण दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण जो है ये कहाँ पर है दोस्तों? भारतीय खेल प्राधिकरण जो है ये आपका नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई 1984 में, ये भी आप याद रखना। एक आपसे भारतीय ओलंपिक समिति पूछी जा सकती है। भारतीय ओलंपिक समिति दोस्तों, भारतीय ओलंपिक समिति कब बनी है? तो भारतीय ओलंपिक समिति बनी थी 1927 में, ये भी आप याद रखना। भारतीय ओलंपिक समिति 1927 याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों, आपसे ना एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल संस्थान दोस्तों ये आपका है पटियाला में। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? पटियाला में। और ये किसके नाम पर है दोस्तों? ये जो खेल संस्थान है पटियाला में, ये सुभाष चंद्र बोस के नाम पर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर है? पटियाला में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आपका चूना पत्थर और संगमरमर रासायनिक रूप से क्या है? दोस्तों, चूना पत्थर और संगमरमर जो होते हैं ये केमिकली फॉर्म इनकी कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, ये भी आप याद रखना। दोस्तों, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आवर्त सारणी में 20 होता है। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है आवर्त सारणी में, आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो संगमरमर ये भी आप याद। और भारत में ना आप एक चीज़ याद ना, मकराना की खान, अगर आपके एग्जाम में आए कि मकराना की खान जो राजस्थान में है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, मकराना की खान से संगमरमर निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, देवप्रयाग। दोस्तों, ये प्रश्न मैंने सुबह ही अपनी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जो क्वेश्चन मैंने डाले थे उसमें डाला था, तो ये आज आप ये। तो देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है, याद रखिएगा दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप वीडियो में जो मतलब चैनल में जाएँ और उसमें आप सर्च करें कम्युनिटी, और कम्युनिटी वाले ऑप्शन में जाकर जो प्रश्न मैंने सुबह डाले थे उनको आप देख सकते हैं। लगभग 20-22 प्रश्न है वो, तो उनको आप आंसर कीजिए और हो सकता है कि आपको मिल जाए वो क्वेश्चन।
ठीक है। तो देवप्रयाग जो है ये भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर है। पंचप्रयाग है दोस्तों पंचप्रयाग में एक नदी आपको कॉमन मिलेगी, अलकनंदा। अलकनंदा नदी, अलकनंदा जब नीचे उतर के आती है सतोपंथ ग्लेशियर से, तो ये सबसे पहले मिलेगी धौलीगंगा से। धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम पर बनता है आपका विष्णुप्रयाग। तो ये आप याद रखिएगा, विष्णुप्रयाग बनेगा। अलकनंदा आगे चलेगी तो इस यहाँ पे आगे मिलेगी आपकी नंदाकिनी नदी, और नंदाकिनी नदी पे बनता है नंदप्रयाग। तो फिर बनेगा आपका कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में मिलेगी पिंडर नदी, ये पिंडर है आपकी। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे मिलेगी आपकी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी बनेगा रुद्रप्रयाग। फिर आपका बनेगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी नदी मिलती है अलकनंदा से। तो पांचों प्रयाग में एक नदी आपको कॉमन याद रखनी है, वो आपकी अलकनंदा। और अलकनंदा से अलग अलग नदियाँ मिलेंगी। धौलीगंगा मिलेगी पहले तो विष्णुप्रयाग बनेगा, नंदाकिनी मिलेगी तो नंदप्रयाग, मंदाकिनी मिलेगी तो कर्णप्रयाग, भागीरथी और कौन सी मिलेगी, मंदाकिनी से मिलेगा रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी पे रुद्रप्रयाग, और ये भागीरथी बनाएगी आपकी अलकनंदा के साथ देवप्रयाग। तो ये आप याद रखना। और यहीं पे दोस्तों जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है तो गंगा बनती है। भागीरथी और अलकनंदा जब बनती है तो गंगा बनती है, और गंगा 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी बनी थी। ये भी आप याद रखिएगा। गंगा की लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर गंगा की लंबाई है, आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर दोस्तों। और ये पांचों प्रयाग उत्तराखंड में बनते हैं। क्लियर दोस्तों। मैं आपसे क्वेश्चन कभी आए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ये भी आप याद रखना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, और पश्चिम की ओर बहने वाली नदी जो सबसे लंबी है वो है नर्मदा। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, गोदावरी नदी ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी है, और गंगा भारत की सबसे लंबी है। ठीक है। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया दोस्तों, किस खेल में 22 गज की पिच के साथ मैदान का आकार अंडाकार होता है। तो 22 गज की पिच के साथ अंडाकार मैदान होता है क्रिकेट का। क्रिकेट का होता है दोस्तों, आप याद रखिएगा। दोस्तों क्रिकेट जो होता है इसे कैट एंड डॉग भी कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आए कि कैट एंड डॉग ये किस खेल से संबंधित है, तो कैट एंड डॉग ये क्रिकेट जो है होता है इसको ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में पहली बार जो मैच खेला गया था, आधिकारिक मैच, मतलब एक ऑफिशियल मैच जो खेला गया वो कब खेला गया दोस्तों। दुनिया में पहला क्रिकेट मैच 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। तो कभी क्वेश्चन आए कि दुनिया का पहला आधिकारिक मैच ये किस किस के बीच खेला गया, दोस्तों दुनिया का पहला आधिकारिक मैच जो खेला गया था ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेला गया था। ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ से ना आपको एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत ने अपना पहला आधिकारिक मैच कब खेला था। दोस्तों भारत का पहला मैच जो खेला गया था वो भारत ने इंग्लैंड के साथ अपना पहला मैच खेला था। ये भी आप याद रखना, 1933 में भारत ने अपना पहला मैच खेला था इंग्लैंड के खिलाफ। याद रखना, ये आपका मैच था, आपसे कहीं पूछा जाए, और ये 55 ओवरों का था आपका, 55 ओवर। इसमें जीत हुई थी आपकी इंग्लैंड की। अभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप याद रखना दोस्तों। अगर क्वेश्चन आए कि भारत ने अपना जो पहला टेस्ट मैच खेला था, पहला टेस्ट मैच ये आपका हो गया 1933 हो गया। वनडे मैच पूछे आपसे कि भारत का पहला वनडे मैच ये कब खेला गया। दोस्तों भारत का पहला वनडे मैच जो खेला गया है ये खेला गया था आपका 1974 में। भारत का पहला वनडे मैच 1974 में खेला गया है। ये भी आप याद रखना दोस्तों। और ये जो मैच था वो किस किस के बीच खेला गया था दोस्तों, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड और भारत के बीच ही खेला था। इंग्लैंड और इंडिया के बीच भारत का ये जो मैच खेला गया था, ये भी आप याद रखना 1974 में। और इसमें हमारे कप्तान कौन थे, अजीत बाडेकर जो थे हमारे कप्तान थे। भारत के पहले वनडे कप्तान कौन थे, अजीत बाडेकर। टेस्ट कप्तान कौन थे जो 1933 में होता, सी के नायडू याद रखिएगा दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों, ये भी आप याद रखना। सॉरी दोस्तों, खांसी आ रही है। दोस्तों तो आप याद रखिएगा। दोस्तों मैं बात करूं क्रिकेट के बारे में, तो क्रिकेट के लिए ना जो बल्ले की लंबाई वो 38 इंच होती है। ये आप याद ना, ये क्वेश्चन आ सकता है। और क्रिकेट में ना आप एक शब्द याद रखिएगा, जैसे आपकी सिली पॉइंट पूछा जा सकता है। सिली पॉइंट दोस्तों किस खेल में यूज होता है, तो क्रिकेट में यूज होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये भी आप याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन था कि नवंबर में कौन राष्ट्रपति बनी थी, तो द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू ये भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं। ये आप देख सकते हैं, भारत की 15वीं राष्ट्रपति, और भारत के इतिहास में द्वितीय महिला राष्ट्रपति हैं। और ये भारत की पहली आदिवासी महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं। संथाल जनजाति है इनकी, और इनका जन्म हुआ था मयूरभंज में।
मयूरभंज में, ये भी आप याद रखना। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को यदि आपको हटाना तो क्या करना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए आप लेके आएंगे महाभियोग, और महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में लिखी गई है। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव जो होता है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और इसके लिए आपको याद रखना है कि महाभियोग के जब लाया जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देनी होती है। ये भी आप याद, राष्ट्रपति ये आप याद रखें, भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति होता है, और भारत का पहला नागरिक है राष्ट्रपति। ठीक है, तो द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति। किसे हराया था इन्होंने? यशवंत सिन्हा को। यशवंत सिन्हा को इन्होंने हराया था, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन कभी आए। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति का एक आर्टिकल याद रखिएगा, राष्ट्रपति का आर्टिकल आपका आर्टिकल 72। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 72 में लिखी गई है, और आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश लिखा गया है। राष्ट्रपति का अध्यादेश लिखा गया है, वो है आपका अनुच्छेद 123, ये भी याद रखना। राष्ट्रपति की आयु पूछेगा तो 35 वर्ष, यदि कोई व्यक्ति भारत में राष्ट्रपति बनता है तो 35 वर्ष, और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी आप याद रखना राष्ट्रपति बनने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? दोस्तों अनुच्छेद 22 ये कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ संरक्षण देता है, तो ये भी आप याद रखना। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा अनुच्छेद 24, बहुत आता है दोस्तों, बहुत आता है अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद 24 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप जोखिम भरे काम में नहीं लगाएंगे, बच्चों को जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में लिखा गया है, तो ये आप याद रखना, जोखिम भरे काम में नहीं लगाया जाएगा। क्लियर, तो ये आप याद रखिएगा। एक आपको आर्टिकल ये पूछ सकता है, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, बहुत आता है दोस्तों। एक आर्टिकल आपका पूछेगा 17, ये अस्पृश्यता के बारे में बात करता है, अस्पृश्यता के बारे में बात करता है, ये भी आप याद रखना। क्लियर दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा गया? भारत के सीडीएस कौन है? दोस्तों बिपिन रावत की मृत्यु के बाद भारत के सीडीएस बने अनिल चौहान, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दोस्तों क्वेश्चन आए कि सीडीएस कितने स्टार की रैंक होती है? सीडीएस में 4 स्टार लगते हैं। सीडीएस में कितने स्टार लगते हैं? तो सीडीएस के 4 स्टार होते हैं, ये आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कभी आए कि सीडीएस कितने रैंक का पद है, तो 4 रैंक का पद होता है। तो भारत के सीडीएस कौन है? अनिल चौहान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जीएसटी किस प्रकार का कर है? दोस्तों जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। दोस्तों यहाँ पे पहले कर देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रत्यक्ष कर हैं। देखो आयकर प्रत्यक्ष है, निगम कर, मृत्यु कर, उपहार कर, कृषि आयकर और उत्तराधिकारी कर, ये आपके सारे प्रत्यक्ष कर हैं। अप्रत्यक्ष बिक्री कर, आयात कर, उत्पादन कर, मनोरंजन कर और सेवा कर। इसके साथ साथ आपको बैट भी याद रखना है। बैट दोस्तों ये भी आपका एक अप्रत्यक्ष कर होता है। दोस्तों मैं बात करूंगा जीएसटी के बारे में। जीएसटी के लिए कौन सा मतलब संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन, ये भी आप याद रखना। और ये जीएसटी भारत में लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया है, और 1 जुलाई को भारत में जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 279A क्या कहता है? 279A जीएसटी परिषद की बात करता है। और कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए कि जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों 33 सदस्य होते हैं। और जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनी थी? विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति, ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आए कभी तो विजय केलकर समिति बनी थी जीएसटी के लिए। ठीक है, दुनिया का पहला देश जिसने जीएसटी को लागू किया था फ्रांस था। दुनिया का पहला देश फ्रांस है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कर, आपको याद रखना आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 किस संबंधित है? वित्त आयोग से। दोस्तों वित्त आयोग क्या काम करता है? दोस्तों वित्त आयोग सरकार जो केंद्र सरकार है और राज्यों के बीच कर का बंटवारा करता है, तो वित्त आयोग आ सकता है, ये भी आप याद रखना। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि राजस्थान में गणगौर उत्सव कब मनाया जाता है? दोस्तों राजस्थान में गणगौर उत्सव चैत्र शुक्ल पक्ष तीज को मनाया जाता है, और ये मार्च से अप्रैल के बीच में आता है। आपका मार्च से अप्रैल के बीच में आता है, और ये गणगौर उत्सव लगभग 18 दिन तक चलता है। महिलाएं जो होती हैं वो शिव और पार्वती की पूजा करती हैं, और अपने वैवाहिक जीवन में आनंद हो इसकी कामना करती हैं। तो ये आप याद, राजस्थान में है। दोस्तों राजस्थान का ना एक त्यौहार और याद रखना, वो है आपका डेजर्ट फेस्टिवल। ये बहुत आता है दोस्तों, और ये पूछा भी जाएगा इस बार। डेजर्ट फेस्टिवल ये कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। डेजर्ट फेस्टिवल ये राजस्थान के कौन से ज़िले में होता है? तो जैसलमेर में लगता है आपका डेजर्ट फेस्टिवल, ये आप याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, और एक और याद रखना, राजस्थान में हाथी महोत्सव। हाथी महोत्सव दोस्तों ये भी काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पे। तो हाथी महोत्सव जो होता है जयपुर में लगता है। हाथी महोत्सव जयपुर, ये भी आप याद रखना।
हाथी महोत्सव जयपुर में लगता है, ठीक है। होली के दौरान रथ यात्रा होती है। एक आपको याद रखना, पुष्कर का ऊंट मेला, पुष्कर अजमेर में है, तो पुष्कर ऊंट मेला ये भी राजस्थान में लगता है। ये क्वेश्चन आए तो ये भी आप याद रखना, कहाँ पे लगता है, अजमेर में। पुष्कर ऊंट मेला अजमेर में लगता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों राजस्थान का ना आपसे एक डांस पूछेगा आपसे, तेरह ताली। तेरह ताली कहाँ का डांस है, तो राजस्थान का डांस है तेरह ताली। घूमर भील जनजाति के लोग करते हैं घूमर, ये भी आप याद रखना। और दोस्तों राजस्थान में ना अभी शिव की सबसे ऊंची मूर्ति लगी है जिसका नाम है विश्वरूपम। दुनिया की सबसे ऊंची शिव मूर्ति है विश्वरूपम, तो ये भी आप याद रखना, शिव मूर्ति है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। क्लियर। तो राजस्थान में गणगौर पूछा गया है। तो शुक्ल पक्ष तीज को मनाया जाता है चैत्र माह में। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई है, तो अर्थशास्त्र की रचना की गई है चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य। जो भी ऑप्शन रहा होगा आपका जवाब होगा चाणक्य। किसका मंत्री है, चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री है, ये भी आप याद रखना। चाणक्य इसका नाम है विष्णुगुप्त, ये भी आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब आपको याद रखना है, आपका क्वेश्चन जो आ सकता है वो आपका मुद्रा राक्षस आ सकता है, कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है, तो मुद्रा राक्षस लिखा विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना की है, ये भी आप याद रखना, विशाख दत्त। अष्टाध्यायी पूछेगा तो पाणिनि ने लिखा है, और राजतरंग ने लिखा तो कल्हण ने, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रच्छन्न बेरोजगारी। दोस्तों प्रच्छन्न बेरोजगारी मैंने कई बार पढ़ा रखा है आपको। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है जब आवश्यकता से ज़्यादा मतलब लोग काम में हो, काम कम हो, करने वाले ज़्यादा हो, प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है। वो कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। दोस्तों कृषि के क्षेत्र में आपको एक बेरोजगारी और याद रखनी, वो आपकी मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी ये भी आपकी कृषि क्षेत्र में देखी जाती है। क्लियर है दोस्तों, ये आप याद रखें। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी ये भी आप याद रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, कि काम में लोगों की आवश्यकता अधिक, मतलब लोग आवश्यकता से अधिक होते हैं और काम कम होता है, ठीक है। ये छिपी बेरोजगारी है आपकी। खुली बेरोजगारी क्या होती है दोस्तों, व्यक्ति को काम उपलब्ध नहीं होता, एक भी काम उपलब्ध नहीं है तो खुली बेरोजगारी है, और ये औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। खुली बेरोजगारी औद्योगिक क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूं, अगर कभी क्वेश्चन आए कि भारत में जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है, भारत में जीडीपी के आंकड़े केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जारी करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, कि भारत में जीडीपी के आंकड़े कौन जारी करता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में जीडीपी के आंकड़े जारी करता है, याद रखना, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, भारत में जो वित्त मंत्री हैं वो है निर्मला सीतारमन, कभी क्वेश्चन आए। सीबी चंद्रशेखर कौन सा नृत्य करते हैं, दोस्तों सीबी चंद्रशेखर करते हैं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम दोस्तों, भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है, सादिर। भरतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है, सादिर। और ये देवदासियों द्वारा मंदिर में किया जाता है, देवदासी इसको करती है मंदिर में। और ये कौन से देवताओं को समर्पित है, शिव को। भरतनाट्यम शिव को समर्पित है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। तमिलनाडु से इसकी उत्पत्ति हुई है, अगर क्वेश्चन आए। दोस्तों भरतनाट्यम जो होता है वो इस क्रम में होता है। अलारिप्पू, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, टीचर्स पूछ चुकी है। अलारिप्पू जाति स्वरम शब्दम वर्णम पदम और तिल्लाना। क्वेश्चन आएगा कि भरतनाट्यम कौन से मतलब कला से शुरू होता है, तो अलारिप्पू से, और खत्म किस पे होता है, तिल्लाना। ये अलग अलग तरीके की मतलब डांस मुद्राएं हैं। अलारिप्पू में अलग होगा, जाति स्वरम में अलग मुद्राएं होंगी नाचने की, शब्दम में अलग मुद्राएं होंगी। तो ये आप याद रखना, सबसे पहली और लास्ट तो आप याद रखना, अलारिप्पू और तिल्लाना ये कौन से क्लासिकल डांस की फॉर्म है, तो वो है आपके भरतनाट्यम, ठीक है। कहाँ से उत्पन्न हुआ है दोस्तों, तमिलनाडु से। भारत का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। 8 हैं आपके, सतरिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मणिपुरी मणिपुर, ओडिशा ओडिसी, और उसके बाद में कथक उत्तर प्रदेश, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, केरल के कथकली और मोहिनीअट्टम। तो 8 हैं, 8 के 8 आप याद रखना, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि मल्लिका साराभाई, क्वेश्चन कभी आए कि मल्लिका साराभाई कौन सा नृत्य करती है, तो मल्लिका साराभाई करती है आपकी भरतनाट्यम। ये क्वेश्चन आ सकता है। एक आ सकता है अरला मेल वल्ली, अरला मेल वल्ली, अरला मेल वल्ली कौन सा डांस करती हैं, तो भरतनाट्यम ही करती है अरला मेल वल्ली। और एक रुक्मणी देवी अरुंडेल, ये भी आप याद रखना, ये भी भरतनाट्यम करती हैं। क्लियर हो दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन टोक्यो ओलंपिक से कोई क्वेश्चन है दोस्तों, अगर टोक्यो ओलंपिक से तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, भारत के टोटल पदक याद रखिएगा, टोटल पदक, टोटल पदक देख ले विनोद कितने हैं, 1 2 का 4, विनोद मत बनना पेपर में बिल्कुल भी, 1 2 4। तो ये 48 रैंक भारत की रही थी टोक्यो ओलंपिक में। सबसे ज़्यादा पदक अमेरिका ने जीते 113, उसके बाद में चीन 88 पदक हैं, और ये अभी आप याद रखना जापान के हैं आपके 58। तो ये 3 तो आपको याद रखने हैं कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं, अमेरिका
चाइना, जापान। भारत ने 7 पदक जीते, बंटू का 4, 48 पदक मतलब 48 स्थान पे है इसका। और किस किस ने जीते भारत की ओर से, तो वो आप देख सकते हैं दोस्तों। गोल्ड, एकमात्र गोल्ड है नीरज चोपड़ा भाला फेंक, मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग सिल्वर, और रवि दहिया का भार वर्ग याद रखना 57 किलोग्राम भार वर्ग, मीराबाई चानू 49 किलोग्राम भार वर्ग। उसके बाद में बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने जीता ब्रॉन्ज, और बजरंग पूनिया रेसलिंग में जीता है, 65 किलो भार वर्ग खेलता है बजरंग पूनिया। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी, और भारत की जो हॉकी टीम है इसने कांस्य पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये आपसे पूछा जाएगा, हॉकी वाला तो आना ही है आपका, समझ लो। हॉकी वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि भारतीय हॉकी टीम ने या किस टीम ने जो कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक, वो टीम कौन से खेल की थी, हॉकी। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं आपको पैरालंपिक की लिस्टिंग भी दिखा देता हूँ। और क्वेश्चन पैरालंपिक से था तो ये भी आप याद रखना दोस्तों। भारत ने पैरालंपिक में जीते थे 5, 8, 6, टोटल 19 पदक के साथ भारत का रैंक था आपका 24 पैरालंपिक में। ठीक है, सबसे ज़्यादा चाइना के हैं 207, अमेरिका ब्रिटेन 124 और अमेरिका 104। तो भारत ने पैरालंपिक में 19 पदक जीते हैं, और ओलंपिक में बंटू का 4 जीते हैं। याद रखिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो चाहो तो ये आपके हाथ में, अब आप इसको रट लें दोस्तों। ओलंपिक की बात करूं तो ये ओलंपिक जो अभी हुए हैं 2020 का टोक्यो में हुआ है, विंटर ओलंपिक बीजिंग में हुए हैं, 2024 के समर ओलंपिक पेरिस में होंगे, विंटर ओलंपिक ये मिलान और कोर्टिना इटली के शहर हैं दोनों, इटली, तो इटली में होंगे आपके, और 26 के होंगे इटली में, और 28 के होंगे लॉस एंजल में। लॉस एंजल वाले समर होंगे आपके, समर। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो पूछे गए हैं दोस्तों, और आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपको अगले एनालिसिस के साथ में, अभी बहुत सारे एनालिसिस बच्चे हैं आपके, कल के भी आपके एनालिसिस हैं, तो जल्दी मिलूंगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।